हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका आपके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियोस को बना रही हूँ। तो चलिए हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियोस देखिए प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक को साथ में लेके बैठें और विद पेन एंड पेंसिल ताकि आपको हर चीज क्लियर हो अच्छे से। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है और जो लुई 16 है जो फ्रांस के मोनार्क है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अब चलना पड़ेगा। तो आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि नेशनल असेंबली बनी और उन्होंने राजा को कुछ हुक्म दिया और राजा को वो बात माननी पड़ी। तो क्या राजा चुप-चुपीते ये सब कुछ मान लेगा? तो चलिए देखते हैं। लुई 16 हैज़ साइन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। बट वो चोरी-छुपे प्रूशिया के साथ कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे। सो उसके बाद क्या हुआ? Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France, and they sent the troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। अब क्या हुआ जब आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को पता लगा कि देखो भाई राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ रहा है, मतलब लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट बना लिया, लोग अब वहां की कंट्री को चला रहे हैं। तो आसपास के मोनार्क्स को रूलर्स को डर लगने लगा कि अगर ये बात हमारी कंट्री में फैल गई तो हमारे लोग भी जिद करेंगे कि चलो वो भी हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे कि चलो हम भी अपने राजा की पावर्स को लिमिट कर देते हैं। तो वो चाह रहे थे कि क्यों ना हम अपनी ट्रूप्स को, हम अपनी आर्मी को जाकर भेज दें फ्रांस में ताकि वो ये सारे इवेंट्स को बंद कर दें। तो क्या होता है, बिफोर दिस कुड हैपन, जब तक रूलर सोच रहे थे कि हम ट्रूप्स को भेज देंगे, हम आर्मी को भेज देंगे, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 72, जो 79 1792 में जो वोट हुई थी लोगों की, हमने अभी पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया था। बेटा जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पिछली वीडियोस जरूर देखें, तब आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर होगा। अब हमने देखा था कि एक्टिव सिटीजन्स ने वोट देके नेशनल असेंबली को इलेक्ट की है। अब उन लोगों ने क्या किया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ डिक्लेयर कर दी वॉर। Thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army। जब उनको दिखा कि अब हमें वॉर करनी पड़ेगी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, तो बहुत तो लोगों ने मिलके एक टीम बना ली, एक आर्मी बना ली इन रूलर्स के खिलाफ। आप सोचेंगे कि मैम आपने कहा कि लुई 16 ने प्रूशिया के साथ नेगोशिएशन की थी, तो ऑस्ट्रिया के साथ क्यों वॉर छिड़ गई? बेटा आप लोग भूल गए कि लुई 16 की जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया को बिलोंग करती थी और कहीं न कहीं लोगों को पता था कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर ही उनके ऊपर हमला करेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो हम पे हमला करें, हम उन पे हमला कर देते हैं पहले। तो लोगों ने मिलके आर्मी बना ली इनके खिलाफ। अब क्या होता है? They saw this as a war of people against kings and aristocracies all over the Europe। ये एक ऐसी वॉर थी जहाँ पे आम सिटीजन्स, आम पीपल किनके खिलाफ लड़ रहे थे? किंग्स के खिलाफ और एरिस्टोक्रेसीज। एरिस्टोक्रेसीज मीन्स होती हैं जिनके पास पावरफुल, हम कह सकते हैं पावर्स होती हूँ, एक तरह से नोबल्स हो गए, किंग्स हो गए, जो उनके तक पावरफुल होते हैं। अब ये जो आर्मी रूलर्स के किंग के खिलाफ लड़ने जा रही थी, उन्होंने क्या किया, मर्साइल्स एक गाना था, वो गाना गाते जा रहे थे जिसको किसने बनाया था? रॉगेट दे एज़ेल ने। हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था उस टाइम कि बाद में जाके यही नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन चुका था, द मर्साइल्स। तो आपने याद रखना है, कई बार पेपर में आ जाता है कि इनके पोएट कौन थे और व्हाट वाज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो चलिए, अब वॉर के लिए वो चले गए, अब आगे क्या हुआ? व्हाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, हमें पता है कि थाउजेंड्स ऑफ मेन जो थे वो तो वॉर में चले गए थे। अब मुश्किल किनके लिए आ गई थी? वीमेन्स के लिए। बिकॉज वीमेन वर लेफ्ट टू कोप अप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब जितनी भी वीमेन्स रह गई थी, जिनके हस्बैंड जा चुके थे, ब्रदर्स जा चुके थे, फादर्स जा चुके थे, अब उनके शोल्डर पे बर्डन आ चुका था कि उन्हें अब कमाई भी करनी थी, अपने घर को भी देखना था, फैमिलीज को भी देखना था। Now, large section of the populations were convinced that revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society। अब क्या होता है जब ये कुछ लोग तो वॉर के लिए चले जाते हैं, पीछे जो लोग रह जाते हैं
ज़्यादातर मैं कहूँ अगर पीजेंट्स हो गए, आर्टिशन्स हो गए, ये आपस में बैठ के सोचते हैं कि भई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है 1791 का, देखा जाए इन्होंने भी ज़्यादातर पावर्स रिचर सेक्शन को दे दी। जैसे आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल्स या नेशनल असेंबली के वही मेंबर्स बन सकते हैं, जो 3 डेज़ लेबर वेज दे सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, देखा जाए ये लोग भी तो रिचर सेक्शंस को ही सिर्फ मेन पावर्स दे रहे हैं। अब इस बीच में क्या होता है, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल। अब क्या करते हैं लोग आपस में बैठ के पॉलिटिकली क्लब्स बनाने लग जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, बात करते हैं अपने आपस में कि ये हो क्या रहा है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनवा दिया इन लोगों ने, बट ये भी तो अपने सिर्फ रिचर सेक्शंस को पावर दी जा रहे हैं। और ये लोग बैठ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग बात करते थे। इसी बीच में एक सक्सेसफुल क्लब बन जाता है जिसका नाम होता है जैक्विन क्लब। अब आप कहेंगे कि जैक्विन क्लब क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ एक चर्च हम कह सकते हैं जिसका नाम था सेंट जैकब, उसके नाम से जैक्विन क्लब का नाम पड़ा। अब ये क्या था? वी नो दैट कि जो मेंबर्स थे जैक्विन क्लब के बेसिकली ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस के थे क्योंकि वही लोग तो आपस में बात कर रहे थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब सारी पावर्स रिचर सेक्शन को मिल गई। तो उन लोगों ने मिलकर एक जैक्विन क्लब बना लिया। बेसिकली ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन मीन्स जो वीकर सेक्शन होंगे पेरिस के, उन्होंने मिलके एक क्लब बनाया था। अब इनमें कौन-कौन इंक्लूड होते हैं? जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, ये सारे लोग डेली वेज वर्कर्स, इन सब को इंक्लूड करके जैक्विन क्लब बना था। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी जैक्विन क्लब के बारे में। जैक्विन क्लब के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैंने आपको फोटो भी दिखाई हुई है। ये थे जैक्विन क्लब के मेंबर। अब क्या हुआ था, अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैक्विन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने कॉस्ट्यूम्स को ऐसे डिजाइन करें कि साइड पे जाते हुए इंसान को भी पता लगे कि हाँ जी, ये जो पीपल हैं, ये जो कैटेगरी है वो जैक्विन क्लब को बिलोंग करते हैं। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि जिन पे लंबी लंबी लाइंस लगी हों, जैसे जेब्रा लाइन पेंट्स होती हैं, उन्होंने वो पहननी शुरू की। आपकी बुक में बहुत अच्छी फोटो भी दी गई है, वो लोग उनने पहननी शुरू की। These Jacqueline came to be known as सैन क्लूटर्स। ये अपने आप को सैन क्लूटर्स बुलाना पसंद करते थे, जिसका मतलब क्या होता है, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सैन क्लूटर्स men wore in addition the red cap that symbolized the liberty। अब ये क्या होता है नी ब्रीचेस? अब क्या होता था, जो नोबल कैटेगरी होती थी, जो रिचर सेक्शन होते थे, आपने देखा होगा एक तरह से जो आजकल गम बूट्स पहनते हैं नीज तक, वो लोग पहना करते थे। इन्होंने कहा था कि हम वो शूज़ नहीं पहनेंगे, वो नी ब्रीचेस नहीं पहनेंगे, नहीं तो हम में और नोबल कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इन्होंने अपने आप को सैन क्लूटस उसका नाम दिया था, जिसका मतलब था द पर्सन्स हू आर नॉट वियरिंग द नी ब्रीचेस या दोज़ हू विदाउट द नी ब्रीचेस। साथ में इन्होंने इस ड्रेस के साथ रेड कैप पहनी थी और आपको याद होगा मैंने रेड कैप को क्या सिंबलाइज़ किया था। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएँगे कि उस सिंबल को, जो पॉलिटिकल सिंबल हमने रेड कैप किया था, उसका क्या मतलब था? हाँ जी, ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे बताएँगे कि वो जो रेड कैप था, जो हमने लास्ट वीडियो में पॉलिटिकल सिम्बल्स किए थे, उसका क्या मतलब था? एंड आई होप सारे बच्चों को याद होगा कि मैम ने उसका मतलब क्या बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैक्विन क्लब बन चुका है, तो जैक्विन क्लब ने जब रेस में आ गया, तो क्या एक्शंस लिए होंगे जैक्विन? अब कहते हैं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त, दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ Turiels, masked the king's guards and held the king himself as a hostage for several hours। अब इससे पहले क्या होता है कि लोग तो आपको पता है पहले से ही बहुत दुखी हैं कि प्राइसेस जो ब्रेड के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इस बीच में क्या होता है, मैक्सवेल रॉबेस्पियर सोचते हैं क्यों ना हम लुई 16 के पैलेस पे अटैक करते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, राजा के जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको मार देते हैं और खुद राजा को कुछ टाइम के लिए कैदी बना लेते हैं। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में नेशनल असेंबली में जो ये असेंबली होती है उसमें वोट किया जाता है कि हमें पूरी रॉयल फैमिली को कैदी बना लेना चाहिए। इलेक्शंस होते हैं। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब ये वो असेंबली बनती है जो इलेक्शंस वो कंडक्ट होते हैं जिसमें जितने भी मेन 21 ईयर्स के हों, विदाउट एनी कंसिडर ऑफ योर वेल्थ, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं जैसे भी हैं, आपको इस इलेक्शन में वोट देने का हक मिल चुका है। अब ये जो असेंबली बनी जिसने किंग को, लुई 16 को प्रिजन में डाल दिया था, उस असेंबली को कहा जाता है कन्वेंशन।
On 21st September 1792, it abolished the monarchy. अब क्या होता है मोनार्की अबॉलिश हो जाती है, बिल्कुल राजा का काम खत्म एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है बेटा, अब ये कन्वेंशन क्या करती है 21 सितंबर 1792 को मोनार्की बिल्कुल फ्रांस से खत्म कर देती है। राजा जी लुई 16 टाटा बाय बाय एंड फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। जिन बच्चों को रिपब्लिक का मतलब नहीं पता, रिपब्लिक का मतलब बेटा वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वेंशन असेंबली को चूज किया था पीपल्स ने। और यहाँ पर कोई हेरिडिटी मोनार्की नहीं होती। हेरिडिटी मीन्स ये नहीं कि राजा आज राजा बन गया है कंट्री का, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि पीपल्स जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो अपने लीडर को खुद चूज कर सकते। तो अब क्या होता है इसके बाद? लुई 16 को was sentenced to death by a court on the charge of treason। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि लुई 16 ने क्या चार्ज की है, क्या गलती की है ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मीन्स राजद्रोह। अपने देश के खिलाफ ही उन्होंने गलत किया। अब आप सोचेंगे क्या किया होगा लुई 16 ने? भाई उनके तो रूमर्स भी गलत फैल गए थे, आप लोग सोच रहे होंगे। बट उन लोगों लुई 16 ने गलती क्या कर दी थी? लुई 16 सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था प्रूशिया के साथ। तो ये राजद्रोह वाला काम हो जाता है। अब क्या होता है 21 जनवरी 1973 को पब्लिकली उनको बाय सेंटेंस ऑफ डेथ दी जाती है एंड सेम विद इन आफ्टर अ फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ्स मारिया एंटोनिया के साथ भी सेम यही चीज की जाती। तो लुई 16 और मारिया एंटोनिया तो चले गए अब यहाँ से, मोनार्की खत्म होगी और फ्रांस बन गया रिपब्लिक कंट्री। अब आप सोचेंगे कि मैम फिर तो स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। अब तो स्टोरी का मतलब ही नहीं है, अब लोगों ने वोट देने शुरू कर दिए हैं। अब लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी ठीक लग रहे हैं, जो लोगों ने चाहा मोनार्की चला जाए वो हो गया। तो अब क्या बात हुई जिससे चैप्टर को हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ा? चलिए अब हम करते हैं एक ट्विस्ट और शुरू। इस ट्विस्ट का नाम है द रेन ऑफ टेरर। ये आपकी बुक में 3.1 टॉपिक है, रेन ऑफ टेरर। अब कई बार पेपर में आ जाता है कि रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड क्या है। 1793 टू 1794 ये रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड है। रॉबेस्पियर, मैंने आपको पहले ही बताया था जैक्विन क्लब के लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको वो फॉलो करते थे। ही इज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उनका उनकी एक पॉलिसी थी जिसका मतलब था लोगों को कंट्रोल करना और जो उनकी बात नहीं मानते उनको पनिश करना। अब कौन नहीं मानते होंगे? बेसिकली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के एनिमीज कौन होंगे? एक्स नोबल्स, क्लर्जी पीपल, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ देयर ओन पार्टी जो उनकी बातों को नहीं मानेंगे, हु डिड नॉट एग्री विद देयर मेथड्स, उनको अरेस्ट किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता। ठीक है जी। एंड इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सच में उन्होंने कोई गलती करी है, देन दे वर गुलेटाइन्ड। अब आप कहेंगे मैम ये क्या नया वर्ड आ गया गुलेटाइन्ड, ये तो हमने सुना ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसकी पिक्चर के साथ समझाता हूँ। हाँ जी बेटा, ये जो अब आप पिक्चर देख रहे हैं ये है गुलेटाइन डिवाइस। अब इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था डॉक्टर गुलेटाइन ने। ये था क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गुलेटाइन डिवाइस? अ गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं टू पोल्स लगे हुए हैं एंड अ ब्लेड। अब टू पोल्स के बीच में आप देखेंगे एक ब्लेड लगा हुआ है विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड। इसमें क्या होता था कि इंसान को लिटाया जाता था और ये ब्लेड को ऊपर से छोड़ देते थे, इंसान का जो सिर था वो कट जाता था। ये किसने बनाई थी? डॉक्टर गुलेटाइन ने डिवाइस बनाई थी। जो गलती करते थे, जो मैक्सवेल रॉबेस्पियर के मेथड्स को फॉलो नहीं करते थे और कोर्ट को भी लगता था कि हाँ वाकई इंसान गलत है, उसको गुलेटाइन डिवाइस पे लिटा दिया जाता था और काम उसका खत्म कर दिया जाता। अब क्या हुआ? अब मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का टाइम चल रहा है तो उसने क्या चेंजेस किए होंगे? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने सबसे पहले तो वेजेस को इंक्रीज किया लोगों की और प्राइसेस को भी इंक्रीज करने से रोका, उनको फिक्स्ड किया। मतलब वेजेस और प्राइसेस को बेसिकली उसने फिक्स्ड करना सोचा कि मैं उसको सील कर दूं। नेक्स्ट, मीट एंड ब्रेड वर बी राशन। अब जितना भी लोगों का मीट है, ब्रेड है, वो राशन की शॉप्स में मिलेगा, राशन किया जाएगा उनको। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government। आपको याद होगा कि जो peasants गए थे लैंडलॉर्ड्स के घर, नोबल्स के घर, उन्होंने वहां से ग्रेन को लूट लिया था। अब मैक्सवेल रॉबेस्पियर ने जितने भी peasants को ये ऑर्डर दिया था कि आप वो सारा ग्रेन लाके सिटीज में देंगे
और उनका जो प्राइसेस फिक्स होगा वो गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज़ फॉरबिडन मीन्स व्हाइट मैदे की ब्रेड कोई नहीं खाएगा, सब व्हीट ब्रेड खाएँगे ताकि इक्वालिटी की बात हो। कोई ये नहीं कि जो अमीर हैं वो व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं और जो गरीब हैं वो ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं या कुछ होल व्हीटेड ब्रेड खा रहे हैं। सबको एक ही चीज़ बोल दी गई थी कि व्हाइट ब्रेड कोई नहीं खा सकता है। अब instead of traditional monsieurs and madame, all French and men and women were henceforth citizen and citizen. Means जो traditionally word use होते थे, सर के लिए monsieur और लड़कियों के लिए लेडीज के लिए मैडम, अब वो वर्ड यूज नहीं होंगे। फ्रांस के जितने भी मेन एंड वीमेन हैं उनको सिटीजन या सिटीजन बुलाया जाए। चर्चेस को बंद कर दिए गए, जितने भी चर्चेस थे चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। जितने भी चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया और उन बिल्डिंग्स को ऑफिसेज में गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. अब लोग क्या थे? लोग तो मैक्सवेल रॉबिस्पियर भी तंग हो गए कि यार ये तो फिर वही काम कर रहा है, ये तो हमें उससे भी तंग कर रहा है, उससे भी ज्यादा लुई 16 से तंग कर रहा है। तो इवन उसके सपोर्टर्स भी चाहते थे कि नहीं यार, अब हमें कुछ मॉडर्निटी चाहिए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। फाइनली अब जो ये बात होती है सपोर्टर्स कोर्ट लेके जाते हैं, इवन कोर्ट को भी लगता है कि यस मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और 1794 में उनको अरेस्ट किया जाता है और नेक्स्ट डे उनको भी उसी डिवाइस पे जो डिवाइस उनके फ्रेंड डॉक्टर गुलेंटाइन ने बनाई थी उसी डिवाइस से उनको भी मार दिया जाता है। सो वी कैन से दैट जैसे हम पिक्चर में कह रहे हैं गुड बाय रॉबिस्पियर, तुम्हारा टाइम भी अब हो गया खत्म। तो इसका मतलब चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। बट मैम ने तो दी एंड बोला ही नहीं, तो इट मीन्स स्टोरी में अभी ट्विस्ट बाकी है। तो चलें बच्चों आगे देखें क्या हुआ। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। लो जी, पहले लुई 16 थे, नेशनल असेंबली आ गई, कन्वेंशन आ गई, जैकविन क्लब आ गया। अब एक नई चीज आई है, एक नया टॉपिक आ गया डायरेक्ट। अब डायरेक्टरी ने फ्रांस को रूल करना शुरू किया। अब ये क्या था? द फॉल ऑफ द जैकविन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दी मिडिल क्लासेस टू सीज द पावर। अब जब जैकविन क्लब फॉल हो गया, जब जैकविन क्लब चला गया, तो फिर से वेल्दियर जो अमीर लोग थे मिडिल क्लास उनके पास पावर हाथ में आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और दोबारा से उसमें ये बोला गया कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते। जैकविन क्लब ने तो कह दिया था ना कि चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं आप वोट दे सकते हैं, मगर ये डायरेक्टरी ने रूल बनाना शुरू किया दोबारा से जब मिडिल क्लास आई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का कोई हक नहीं। It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory or executive made up of 5 members. अब ये क्या हुआ? इन्होंने टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था टू लेजिस्लेटिव मींस जो लॉ बनाएंगे, टू लॉ काउंसिल्स बनाए गए जो लॉ बनाते थे। उसके बाद इन लोगों ने ये डायरेक्टरी बनाई। वो डायरेक्टरी क्या थी? 5 लोगों की डायरेक्टरी थी। बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव टीम थी। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये जो 2 काउंसिल्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव, जो ये लॉ बनाएँगे, ये डायरेक्टरी उनको आगे जाके फ्रांस में इम्प्लीमेंट करेगी। बट देखा क्या जा रहा था कि ये डायरेक्टर्स मीन्स ये जो डायरेक्टरी थी, इनकी हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ लड़ाई रहती। हमेशा कुछ ना कुछ बात रहती थी और क्या होगा अगर तुम लड़ोगे अपने से ऊपर वाली टीम के, वो क्या करेगी? वो आपको डिसमिस कर देगी कि जाओ भाई तुम नहीं, हम तो अगले कोई और ढूंढ लेंगे। और यही चलता रहा। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन इतना इनस्टेबल है, उनमें इतनी लड़ाई चल रही है डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब आप देखेंगे 2 लोग अब जब आपस में एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अब तीसरा जो पीछे खड़ा है, जो वो भी कुर्सी को अपनाना चाहता है, वो क्या करेगा? इन दोनों की लड़ाई में अपना फ़ायदा देखेगा। और यही स्टोरी में फ्रांस में हुई। जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लड़ाई हो रही होती है, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वो एक मिलिट्री डायरेक्टर को पोजीशन देने के लिए उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर देते। अब आप सोच रहे होंगे अब किसकी बारी है फ्रांस में आने की? तो चलिए आई एम कमिंग। यस, ये है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट एंड आई थिंक आप में से कुछ बच्चों ने तो इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। अब रेस में आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस में एक नई डायरेक्शन लेकर आएंगे, एक नया चेंज लेकर आएंगे। उसके बारे में हम
आगे कुछ स्लाइड में पढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी क्या वीमेन्स का कुछ रेवोल्यूशन में पार्ट था। उसके बाद आपका एक टॉपिक होगा स्लेवरी वाला और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ फ्रांस के लिए क्या किया। बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट का जो मेन चैप्टर है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, द नेशनलिज्म इन यूरोप में। उसमें हम कुछ बहुत पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या-क्या किया, क्या चेंजेस किए, अच्छे थे या बुरे थे। बट क्लास 9th के लिए आपको सिर्फ रफली कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में दूँगी। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड यस प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यस बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।